Hello students, my name is Rudra Pratap Singh. I welcome you to Epitome classes. I have made this video to teach you about ethers. In the previous video of this series, I have taught you about important preparation reactions of alcohol and phenol. और जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था all the important reactions of alcohol and phenol. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईथर्स की कि ईथर क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ईथर क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है R, बीच में एक ऑक्सीजन होता है और उसके बाद दूसरा एल्काइल ग्रुप होता है। मतलब दो एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, इन्हीं को हम लोग ईथर बोलते हैं। अब इसके प्रिपरेशन के मेथड देख लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है ईथर का प्रिपरेशन का, वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा के हम लोग ईथर बना सकते हैं, लेकिन जो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसा कि आप नीचे लिखी हुई इक्वेशंस में देख सकते हैं, अगर हम इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं एट 443 केल्विन, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है या जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन मिलता है। लेकिन अगर हम सेम इथाइल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड से ही रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन अब हम करा रहे हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे, तो जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो ईथर आ रहा है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अल्कोहल का 413 केल्विन पे सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराते हैं तो आपको ईथर मिल जाता है। अब इसका अगला मेथड देखते हैं हम लोग। हमारा अगला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईथर के प्रिपरेशन का ये मेथड दिया था, उन्हीं के नाम पे हमने इस मेथड का नाम विलियमसन सिंथेसिस दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एल्काइल हैलाइड होता है ये रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और ईथर फॉर्म कर लेता है। देखते हैं अब हम लोग कि ये कैसे होता है। RX आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड, जहाँ पे R आपके एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और X आपके हैलाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैलाइड ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, R-ONA। ये ONA आपका सोडियम ऑक्साइड वाला है। तो जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो ईथर मिलता है। अब ये होता कैसे है ये देख लेते हैं। यहाँ से आपका X निकलता है, यहाँ से सोडियम निकलता है, तो ये RO- और ये R- आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो आपको RO R- मिल जाता है और वो NaX मिल के यहाँ पर आ जाता है। इसका हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं पर्टिकुलर। तो ये आपने एक एल्कोक्साइड लिया था, इसका रिएक्शन हमने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराया CH3Br के साथ, ये आपका एल्काइल हैलाइड है। तो हो क्या रहा है, यहाँ से सोडियम निकल रहा है, यहाँ से Br निकल रहा, आपको NaBr मिल जा रहा है। अब ये जो CH3 है और ये जो पूरा बच रहा है, CH3 जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, मतलब आपका एल्काइल हैलाइड से हैलाइड निकलता है, एल्कोक्साइड से सोडियम निकलता है और ये एल्काइल ग्रुप जाके इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है, तो आपको ईथर मिल जाता है।
तो ये दो मेथड हैं आपके ईथर के प्रिपरेशन के। पहला आपका था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। तो यही दोनों मेथड प्रिपरेशन के ईथर के आपके सिलेबस में हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईथर की इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले जब ईथर को हम लोग एल्काइल, यहाँ पे हमने डाई एल्काइल ईथर लिया हुआ है, इस ईथर को हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे X की जगह आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। तो जब हम ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमारा RX मिल जाता है हमें, मतलब एल्काइल हैलाइड दे देता है और एल्कोहल मिलता है। तो ईथर आपके हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल देते हैं। ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है। H आपका जाके ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है तो आपको एल्कोहल मिल जा रहा है, और ये X जाके आपका इस एल्काइल ग्रुप पे मिल जा रहा है तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जा रहा है। सेम इसी तरह अगर आप एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाता है। ये रिएक्शन हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में भी देखी थी, और एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी हमने ये सेम रिएक्शन पढ़ रखी है। इन रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपका ईथर का CO बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। दोनों जगह आपका यही हो रहा है। अगर अभी तक हमने एल्काइल ईथर लिया हुआ था, अब अगर हम अराइल ईथर ले लें तो क्या होगा। ये आपका एक अराइल ईथर है। अराइल ईथर इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो अब अगर आप अराइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो आपको एक फिनॉल मिल जाता है। इसको याद रखिएगा, आप इस रिएक्शन को फिनॉल की प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अराइल ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा देते हैं तो आपको फिनॉल मिल जाता है। इससे पहले स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजोनेंस की वजह से जो CO बॉन्ड है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर ले रहा है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना मुश्किल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो एल्कोक्सी ग्रुप है आपका, वो क्या करता है, जब आप उसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो इलेक्ट्रॉन पे ही अटैक करेगा। तो एल्कोक्सी ग्रुप आपका इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका हेलोजिनेशन। इसमें आपने एनिसोल लिया हुआ है। ये आपका एनिसोल का स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग, उसके ऊपर OCH3 लगा हुआ है। ये इस ईथर का कॉमन नेम है। तो जब हम एनिसोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो एनिसोल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड टू गिव ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। तो इसमें हो क्या रहा है, आपका ब्रोमीन एनिसोल पे एक पैरा पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, और हमेशा की तरह आपका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रेट ऐड हो रहा है।
तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा एनीसोल है इसको हम H2SO4 प्लस HNO3 से रिएक्ट करा देते हैं। मतलब जब एनीसोल का रिएक्शन मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ होता है तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ऐड मिलता है। क्योंकि आपका जो एनीसोल है उसमें जो आपका ईथर ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो जब आप एनीसोल को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो उसका नाइट्रेशन हो जाता है और NO2 ग्रुप जाके आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाता है। अब इसकी लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। लास्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में स्टूडेंट्स दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका एल्काइलेशन होता है और दूसरा असाइलेशन होता है। एल्काइलेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका एनीसोल दिया था, इसको जब हमने CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया तो CH3Cl का ये जो मिथाइल ग्रुप था या एल्काइल ग्रुप था ये जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लग जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका 2-मिथॉक्सीटोलिन है, ये 4-मिथॉक्सीटोलिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनीसोल में एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। अब इसकी जो दूसरी रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ पर असाइलेशन होगा मतलब एसाइल ग्रुप ऐड होगा। तो असाइल ग्रुप में क्या होता है आपका CH3CO। CH3CO आपका एसाइल ग्रुप होता है। तो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करते हैं तो CH3CO जाके ये जो है आपका एनीसोल में जुड़ जाता है। एनीसोल में ये कहाँ लगता है जाके, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसमें आपका इस वाले में 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन में ये आपका ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और दूसरे वाले में आपका जो असाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसीलिए इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर असाइल ग्रुप जाके ऐड होता है जो CH3CO है। तो ये आपकी ईथर्स की प्रिपरेशन रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में लेक्चर था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। Thank you for watching the video.